Yes, beta, good afternoon. Beta, today I am going to tell you about your new concept and which one is adsorption isotherm. नया जो टॉपिक हमारे पास आया वो है हमारे पास दिस वन adsorption isotherms. Let us move towards the term adsorption isotherm. What do you mean by isotherm? आइसोथर्म क्या है? सबसे पहले तो इसे समझो आप कि आइसोथर्मल प्रोसेस हम तब बोलते हैं कि जब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन दिस वन इज कॉल्ड आइसोथर्म. एंड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन amount of substance adsorbed with the pressure at constant temperature, then this one is called adsorption isotherm. Either we can say that the relation between amount of substance adsorbed with the equilibrium pressure at constant temperature, then this one is called adsorption isotherm. क्या बोला बेटा मैंने? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडसॉर्ब्ड बाय adsorbent with the equilibrium pressure at constant temperature is called adsorption isotherm. Got the concept? यहां हमने लिया अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडसॉर्ब्ड. किसके द्वारा एडसॉर्ब हो रहा है? बाय एडसॉर्बेंट. मतलब ये सबस्टेंस जो है वो अपने आप में क्या है? दिस वन एडसॉर्बिट. मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे गैस को लेता हूं तो मैं बोलूंगा कि amount of gas get adsorbed on the surface of the adsorbent, and we can say that the extent of adsorption, कि हमारे पास जो सब्सटेंस है या जो गैस है वो किसी सॉलिड के ऊपर क्या हो रही है? एडजॉर्ब हो रही है. और जहां पे उस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन आप काउंट करते हैं प्रेशर के साथ में और टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म नाम दिया जाता है. इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, ध्यान से सुनेंगे, हम क्या करते हैं, यहां मैंने लिया x बाई एम, और बेटा ये x बाई एम जो होता है इसे लिखा जाता है, दिस वन इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड, और यहां लिखूंगा बेटा प्रेशर. ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक प्लॉट करूं तो यहां कैसे करके हमें ये लाइन मिलती है. देखें आप, ऐसे करके इसे ड्रॉ करते हैं और इसके बाद ये सीधी हो जाती है. यहां से आगे आप इसे क्या कर रहे हैं? सीधा दिखा रहे हैं. यहां मैं बोलूंगा दिस वन इज, ये वाला जो पॉइंट बना इसे बोला जाता है PS. PS का मतलब हो गया दिस वन सैचुरेटेड प्रेशर. सैचुरेटेड प्रेशर को दूसरा नाम देते हैं दिस वन इक्विलिब्रियम प्रेशर. ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां हमने अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब को लिया एक, और यहां हमने क्या किया? प्रेशर को लिया. और यहां हमने क्या लिखा?
टी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम इन दोनों के बीच में प्लॉट करें तो हमें यहाँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद हाई प्रेशर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक हमें सीधी लाइन आपको दिख रही है। इसका मतलब अब प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां मैंने लिखा x बाई एम। x का मतलब क्या है, x बराबर मैं लिखूंगा दिस वन अमाउंट ऑफ गैस और सबस्टांस, और m का मतलब हो गया दिस वन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। कितना जो एडजॉर्बेंट है वो कितने अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट में एडजॉर्ब हो रहा है। द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट और वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे नाम दिया हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसके बारे में कंसेप्ट दिया साइंटिस्ट ने, और जिन्हें नाम दिया हमने या जिनका नाम था फ्रेडरिक, और जो फ्रेडरिक थे 1909 में इन्होंने इसके ऊपर एक अपना कंसेप्ट दिया, एक रिलेशन इन्होंने दिया, और जो किसके नाम से जाना गया, फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जाना गया। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब चलते हैं बेटा फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर। दिस वन फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1909 में एक रिलेशन दिया कि जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही है वो, और साथ में जो प्रेशर है, इवन सॉल्यूशन के कंसेप्ट में सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया, जहां इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं, सॉल्यूशन के टर्म में उसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोला जाता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लॉट किया, x बाई एम हो गया और प्रेशर के बीच में, जिसे बोला गया दिस वन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, और साथ में लिया प्रेशर हो गया इन दोनों के बीच में। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने क्या देखा, ठीक है, इन्होंने देखा कि यहां हमारे पास जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जब लो प्रेशर था तो x बाई एम अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब जो था उसकी जो रेट थी वो भी बढ़ रही थी प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में। तो यहाँ इन्होंने इसको कैटेगराइज किया। यहाँ अगर मैं लिख दूं, यहाँ लिख दूंगा दिस वन PS सैचुरेशन प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर, या क्या बोल दिया, सैचुरेशन प्रेशर। यहाँ पे जो x बाई एम होता है बेटा वो डायरेक्टली P की पावर जो 0 है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लो प्रेशर अगर आप ले रहे हैं तो x बाई एम जो होता है वो डायरेक्टली P के होता है, और अगर मान लो इंटरमीडिएट रेंज अगर लेते हैं तो x बाई एम जो डायरेक्टली होता है P की पावर 1 बाई n इसे लिया जाता है। ध्यान देंगे, ये तीन कंडीशन हमारे पास है। यहाँ लिखा गया लो प्रेशर, यहाँ लिखा हमने हाई प्रेशर, और यहाँ लिख देते हैं दिस वन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यहाँ इंटरमीडिएट रेंज ले रहे हैं। क्या देखा गया बेटा, ध्यान से सुनो कि x बाई एम डायरेक्टली क्या हो रहा है, P के हो रहा है। मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही है, कितना अमाउंट गैस का एडजॉर्ब होगा
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना होगा, कितनी गैस एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगी, उतनी होगी जितना उसके ऊपर आप प्रेशर देंगे। स्टार्टिंग में जब हमारे पास प्रेशर कम है, मतलब जब एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो रहा है तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे, इसका ये मीनिंग हुआ, तो एडजॉर्प्शन की जो रेट होगी वो भी इंक्रीज करेगी। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हाई प्रेशर लिखा है, उस हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है कि जो x/m हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है P की पावर 0। आपको ध्यान होना चाहिए कि जिसकी पावर 0 है इक्वल टू 1 हो गया। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो x/m इक्वल टू बनेगा आपका k, और k क्या बन गया यहाँ पे, कांस्टेंट बन गया। इसका मतलब हाई प्रेशर पे क्या होगा, यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हो रही है। इस इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पे क्या होना है कि जब आप प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो जो मान लो लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास सरफेस है एडजॉर्बेंट की, और इस एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर अगर हम ऊपर से यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, अगर आपने हाई प्रेशर देना स्टार्ट किया तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसके सरफेस के ऊपर जैसे जा रहे हैं, जैसे वहाँ वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन हाई प्रेशर के कारण वो क्या करेंगे, वहाँ से उनके अंदर डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। डिसऑर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं उनका उस एडजॉर्बेंट की सरफेस से क्या होना, बाहर निकलना, रिमूव होना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो हमारे पास जो गैस है ये एडजॉर्बेट है, उसी रेट से क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है, और उसी रेट से क्या हो रहा है, उसके अंदर डिसऑर्प्शन हो रहा है। गैस का एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और डिसऑर्प्शन भी हो रहा है। और अगर आप इसके ऊपर हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो अब यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। मतलब जो हमारे पास गैस को एडजॉर्ब करना है उसका एडजॉर्प्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे टू फिनोमिनाज एक साथ में चल रही हैं। हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास, इसे मैं लिखूंगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू, या इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और यहां लिख दूंगा रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएंगे। और यहां जो प्रेशर आपने दिया उस प्रेशर को आपने क्या बोल दिया, सैचुरेशन प्रेशर, या इसी प्रेशर को आपने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम प्रेशर के नाम से ही जाना जाता। गॉट द कंसेप्ट। मतलब क्या क्या कंडीशंस बनी, अगर मैं यहाँ 1 by 1 इसको लिखूं तो इसके अंदर जो स्टेप नंबर 1 आता है, द फर्स्ट वन, यहां मैं लिखूंगा एट हाई प्रेशर। अगर मान लो हाई प्रेशर की बात करते हैं तो क्या लिखा था बेटा हमने, जो x/m है वो डायरेक्टली P की पावर 0 है, या इसे मैं लिखूंगा x/m बराबर लिखूंगा k P की पावर 0। डेट्स वाई x/m इक्वल टू क्या बनेगा, k, और x/m बराबर k का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। गॉट द कंसेप्ट। ये कहाँ पे हो रहा है, हाई प्रेशर पे हो रहा है। अगर आपने हाई प्रेशर दे दिया इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एडजॉर्प्शन है और जो हमारे पास डिसऑर्प्शन है, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। एक एडजॉर्प्शन आ गया और दूसरा हो गया डिसऑर्प्शन। इन दोनों की रेट क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। इधर वी कैन से दैट देयर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, एट हाई प्रेशर पे। अब आप जितना भी प्रेशर देंगे तो जो गैस का अमाउंट है वो क्या नहीं होगा, एडजॉर्ब नहीं होगा। नाउ द सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, और यहां मैं लिखता हूं एट लो प्रेशर। अगर हम प्रेशर को लो लेते हैं तो इसे लिखा जाता है बेटा x/m जो होता है वो डायरेक्टली P के होता है, या x/m बराबर क्या बनेगा, k इंटू P, और ऐसे करके आपने इसे क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि k यहाँ पे क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बहुत क्लियर है बेटा। थर्ड वाली कंडीशन जो बनती है, यहाँ मैं लिखूंगा एट द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंज ली जाती है तो यहाँ बोला जाता है कि जो x/m होता है वो डायरेक्टली P की पावर की किसके साथ में चलता है, P की पावर यहाँ पे ली जाती है, और P की जो पावर है या प्रेशर की जो पावर आप ले रहे हैं उसे 1/n लिया जाता है, और ये जो 1/n होता है
इसे हम 0 to 1 इसे काउंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और n जहाँ पे होल नंबर में होता है, गॉट द कंसेप्ट। ये आपको याद रखना है कि n किस में रहता है, होल नंबर में रहता है। दैट्स वाई यहाँ अगर आप इसे लिखेंगे कि जो x/m है ये बराबर बनेगा k हो गया और p की पावर कितना बन गया, n बन गया। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। इसे हमने बोला इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। न तो प्रेशर बहुत कम है न तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटरमीडिएट रेंज ली जाती है। और x/m क्या बनेगा यहाँ पे, इक्वल टू k, और प्रेशर जो बना उसकी पावर आपने कितना लिया, 1/n लिया। 1/n को कितना लिया जाता है, 0 से लेकर के 1 के मिड में, या इसको फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं लिखूं तो इसे लिखा जाता है 0.1 से लेकर के 0.5 के बीच में इसे काउंट किया जाता है। गॉट द कंसेप्ट। ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है 1/n की, 0.1 से लेकर के और 0.5 के मिड में बनती है। बहुत क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, लाइक दिस वन, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3 मानो। नाउ अगर इक्वेशन नंबर 3 का अगर आप लॉग लेते हैं, नाउ टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो क्या बनेगा, log x/m इक्वल टू बनेगा बेटा log k + 1/n ऑफ log p, या इसे मैं लिख सकता हूँ log x/m इक्वल टू 1/n log p + log k, जो कि हमारे पास y इक्वल टू mx + c, जो स्ट्रेट लाइन वाली जो रिलेशन हमारे पास बनता है, इन दोनों को बेस मानते हैं। नाउ दिस वन इक्वेशन नंबर 4 तो बन गई। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम y और x एक्सिस का जो ग्राफ अगर वो लेते हैं, तो यहाँ लिया हमने log x/m हो गया, वर्सेस क्या ले लिया बेटा, log p हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो इंटरसेप्ट बनेगा, दिस वन इंटरसेप्ट इक्वल टू बनेगा दिस वन log k, और यहाँ जो स्लोप बनेगा वो बनेगा 1/n। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये कंसेप्ट जो आया, दिस वन इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड विच वन इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। होप सो गुड बेटा। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। द कंसेप्ट इज, ये कंसेप्ट जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वन फॉर कंपटीशन व्यू, या मान लो बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो दोनों जगहों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं जो अगला टॉपिक बनेगा उसके ऊपर। यस बेटा, अगला कंसेप्ट आता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास आया। दिस वन इज एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। ध्यान देंगे बेटा, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, इस कंसेप्ट को कैसे डिफाइन किया जा रहा है थोड़ा इसे समझेंगे आप। यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैव एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड जो है उसका सॉल्यूशन है वाटर में। मतलब हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। जब एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को हम चारकोल से पास करवाते हैं, सो व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उससे एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज कर जाती है। बिकॉज यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो एक सॉल्यूट के जैसा काम कर रहा है और ये यहाँ पे एक सॉल्वेंट के जैसा काम कर रहा है। और ये जो एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट को इस चारकोल ने, जो चारकोल अपने आप में किसके जैसा काम करता है बेटा, एडजॉर्बेंट के जैसा काम करता है।
इस एडजॉर्बेंट ने, इस चारकोल ने इस सॉल्यूट को क्या कर दिया, एडजॉर्ब कर दिया। तो यहां कंसेप्ट क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है। दैट्स वाई यहां टॉपिक क्या आया, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। दैट्स वाई जो एडजॉर्प्शन होता है सॉल्यूशन में वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहां मैं पॉइंट लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा द फर्स्ट वन, द एक्सटेंट ऑफ adsorption depends upon the concentration of the solution. The extent of adsorption increases with increasing the concentration of the solution. Got the concept? मतलब कितना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा जो एडजॉर्प्शन है उसका जो एक्सटेंट है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। पहला कंसेप्ट। नाउ द सेकंड वन, द extent of adsorption depends upon the nature of adsorbate and adsorbent। इन दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है। द थर्ड वन, द extent of adsorption decreases with increasing temperature। The fourth one, and this one, the extent of adsorption increases with increasing surface area। तो ये बेटा इसके पॉइंट बने। और जो फ्रेंडलिक थे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। जहां इक्विलिब्रियम प्रेशर था उस इक्विलिब्रियम प्रेशर की जगह पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख दिया। अगर आपको याद होगा लास्ट वाला जो इंटरमीडिएट रेंज था वो था x/m बराबर, यहाँ आ गया हमारे पास k हो गया और p की पावर 1/n था। इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया किसके लिए, फॉर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के लिए इसको मॉडिफाई किया और क्या लिखा गया, x/m बराबर बना k हो गया और c की पावर 1/n। ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया जहाँ पे c क्या है, दिस वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दिस वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्रेशर। और द कंसेप्ट। तो ये था बेटा हमारे पास एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, और ये भी किसके अंदर इंक्लूड था, ये भी हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर इंक्लूड था। अब कंसेप्ट ये आता है कि जो हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था इसकी लिमिटेशन क्या है। अगर मैं इसकी लिमिटेशन की अगर बात करूं तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो जो हाई प्रेशर है इस हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका जो लिमिटेशन बनेगा, द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई प्रेशर और एट द हाई प्रेशर। दैट्स व्हाई अगर ये हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है तो इसकी जगह पे नया जो कंसेप्ट आया उसे नाम दिया हमने दिस वन लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। 1916 में इरविंग लैंगमुयर एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसकी जो लिमिटेशन थी उसको रिमूव किया, इसको दूर किया और विद द हेल्प ऑफ दिस वन इज कॉल्ड लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यस बेटा, अब आया हमारे पास लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ
we have Langmuir adsorption isotherm। Langmuir adsorption isotherm क्या बोलता है, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और ये बोला गया कि Langmuir 1916 में इट बिलीव्स, या ये बोला गया कि जो Langmuir है उसने बोला कि द अमाउंट ऑफ adsorbate get adsorbed at the surface of adsorbent। पहला पॉइंट बोला जिसे हम क्या बोलेंगे, दिस वन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। पहला पॉइंट ये बना कि द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट गेट एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, या एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड जिसे मैं बोल रहा हूं, यह एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया। नाउ द सेकंड वन यहां बोलेंगे डिसॉर्प्शन ऑफ adsorbed molecules from the surface of adsorbent और solid। ठीक है, यहां दो चीजें बनी बेटा, देखो आप, पहला पॉइंट क्या बना कि यहां पे हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड हो गया, और दूसरा बना यहाँ पे डिसॉर्प्शन, जो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं। एक तो एडजॉर्ब हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं, और दूसरा वो मॉलिक्यूल्स वहाँ से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू Langmuir कि भाई इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या बोला कि यहाँ लिखेंगे हम एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, और दूसरा लिखेंगे डिसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। इन दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब जहां पे दोनों की रेट क्या हो रही है, सेम हो रही है। जितने रेट से वो एडजॉर्ब हो रहा, उसी रेट से क्या हो रहा, उसके अंदर डिसऑर्प्शन भी हो रहा है। इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये किसने कहा, ये Langmuir ने कहा, और इन्होंने क्या किया, एक रिलेशन दिया, और उनका रिलेशन क्या था, जो रिलेशन उन्होंने दिया, दिस वन एक्स बाई एम इक्वल टू, इसे लिखा जाता है AP ओवर 1 प्लस BP, ऐसे करके इसे लिखा जाता है। एक्स भी आपको पता है, एम भी आपको पता है, P आपको पता है, केवल A और B। तो यहाँ लिखेंगे A एंड B आर द Langmuir पैरामीटर्स के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं, Langmuir पैरामीटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी भी कंडीशन बनती है, द फर्स्ट वन यहाँ लिखूंगा एट वेरी हाई प्रेशर। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ जो एक्स बाई एम होता है ये बराबर आ जाता है ए बाई पी के आ जाता है। और द कंसेप्ट, अगर हमारे पास हाई प्रेशर की अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर पे जो एक्स बाई एम बनता है उसे लिखा जाता है ए बाई पी। पहला कंसेप्ट आ गया। सेकंड वाला कंसेप्ट आया कि अगर हमारे पास प्रेशर लो हो तो यहाँ लिखेंगे एट लो प्रेशर जो एक्स बाई एम होता है वो बराबर लिखा जाता है ए पी। ठीक है बेटा, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ फर्दर हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं। क्या चेंज किया हमने कि अगर मान लो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी, फर्स्ट इसे मानते, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड। नाउ यहाँ से लिखूंगा नाउ चेंज द
इक्वेशन फर्स्ट को हम चेंज करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। एक्स बाई एम को हमने लिख दिया एम बाई एक्स ऐसे लिख दिया, और 1 प्लस बी पी ओवर क्या लिखूँगा, दिस वन ए पी, इसलिए चेंज करके बना एम बाई एक्स इक्वल टू 1 ओवर ए पी प्लस बी पी ओवर ए पी। पी से पी कैंसिल हो गया, इसलिए जो इक्वेशन बनी दिस वन एम बाई एक्स इक्वल टू बनेगा 1 बाई ए इंटू 1 बाई पी, ठीक है, और प्लस करके बना दिस वन बी ओवर ए। ये इक्वेशन हमारे पास नहीं आई, दिस वन इक्वेशन नंबर 4। और इसमें भी फिर अगर हम क्या करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर देखें और यहाँ अगर हम एक प्लॉट करें तो इस कंडीशन में क्या है, अगर m बाई एक्स और 1 बाई पी के बीच में अगर प्लॉट करें तो इस कंडीशन में हमारे पास ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ इंटरसेप्ट जो बनेगा वो b बाई ए बनेगा, और जो स्लोप होगा वो स्लोप बराबर क्या बनेगा 1 बाई ए। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास दिस वन लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नीट का सिलेबस है और जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के अंदर तो लैंग्वेज पूछा भी नहीं जाता है, और नीट के अंदर अगर पूछा जाए तो इसका सिलेबस जो बनता है उसके अंदर जो इसका फॉर्मूला बनता है कि लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। इसका जो फॉर्मूला बनता है केवल एक्स बाई एम इक्वल टू ए पी बाई 1 प्लस बी पी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका रिलेशन क्या है, हाई प्रेशर पे क्या चेंज हो रहा है और लो प्रेशर पे क्या चेंज है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब चलते हैं हमारे पास आइसोबार के ऊपर, लेट अस मूव आइसोबार। यस बेटा, अगला जो टॉपिक आया दिस वन एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है? आइसोबार सभी बच्चों को पता है कि आइसोबार कंडीशन तब बोली जाती है जब प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है कि अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को टेम्परेचर के साथ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं या उनका रिलेशन दिखाते हैं, और प्रेशर को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो ध्यान देंगे, मैं लिखूंगा इफ वी plot a graph between extent of adsorption x by m जिसे बोला जा रहा है with temperature at constant pressure, then this is called adsorption isobar. This is called adsorption isobar. ध्यान से सुने, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया और दूसरा क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, और किसके साथ में, प्रेशर को अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोला जाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार उसे बोला जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास एक बना, द फर्स्ट वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक हमारे पास है बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान देंगे, अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर हम यहाँ पे x बाई एम हो गया और t के बीच में प्लॉट करते हैं तो याद रखेंगे हमेशा इसका ग्राफ ऐसे करके आता है। बहुत क्लियर है, यहाँ हमने क्या किया, P को क्या लिया, दिस वन कांस्टेंट। यहाँ दूसरा कंसेप्ट आया, अगर हम क्या करते हैं x बाई एम लेते हैं, साथ में टेम्परेचर लेते हैं, तो ये जो ग्राफ बनता है ये ऐसे करके हम इसे ग्राफ बनाते हैं। व्हाट द कंसेप्ट, यहाँ हमने क्या किया, P हमने क्या ले लिया, दिस वन कांस्टेंट। ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट क्या है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसके अंदर वीक वान डेर वाल्स जो फोर्स हैं वो एक्ट करते हैं, जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है
इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, ध्यान से सुनेंगे आप। दोनों का ग्राफ चेंज क्यों आया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। कंसेप्ट क्या है बेटा कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, जब टेम्परेचर हमारे पास मिनिमम था, या हम बोलेंगे कि जब टेम्परेचर हमारे पास 0 है, तो उस टाइम पे जो एब्जॉर्प्शन है उसका एक्सटेंट मैक्सिमम है। बिकॉज जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास एड्जॉर्बेंट हो गया और ये हमारे पास एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं। जब तक टेम्परेचर कम है तब तक मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर उनका एड्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर बढ़ाते हुए इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स इसकी जो सरफेस है उसको छोड़ करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज इन दोनों के बीच में ये एड्जॉर्बेट आ गया, दिस वन एड्जॉर्बेट, दिस वन एड्जॉर्बेंट। ध्यान से सुने कि एड्जॉर्बेंट हो गया और एड्जॉर्बेट हो गया। इन दोनों के बीच में वीक बॉन्डेबल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। दैट्स वाई वीक फोर्स होने के कारण जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो हमने बोला द फर्स्ट वन कि भाई हमारे पास एड्जॉर्बेट है, दूसरा हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एड्जॉर्बेंट है, तो एड्जॉर्बेंट हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया। इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या बनना है, केमिकल बॉन्ड ने बनना है और इस केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चाहिए होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे ही आपने इस सिस्टम को टेम्परेचर दिया, आपने टेम्परेचर देने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है और जैसे ही इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है, इन मॉलिक्यूल्स की, किस मॉलिक्यूल की, जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे ही इन्होंने केमिकल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, अब अगर फर्दर आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर देने से उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी और मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी तो उन्होंने केमिकल बॉन्ड बना दिया। अब केमिकल बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ता गया। लेकिन फिर नीचे क्यों हुआ, अब आपने क्या किया, फर्दर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जैसे आप टेम्परेचर देंगे, ये हमारे पास एड्जॉर्बेंट है, इस एड्जॉर्बेंट के ऊपर जैसे ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे जिन्होंने केमिकल बॉन्ड बना दिया था, अब अगर आपने फर्दर क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये मॉलिक्यूल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट की सरफेस को लीव करना स्टार्ट कर देंगे और अगर ये सरफेस को छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ने के बजाय, मतलब x/m जो है वो डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर क्या कर दिया, आपने इंक्रीज कर दिया। कहाँ पे, इसलिए तो यहाँ ये सिचुएशन जो मैंने लिखी है, ये सिचुएशन मैंने इसके बाद लिखी है, ये वाली कंडीशन लिखी है, किसके लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। जबकि x/m जो है और वो अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है और किसके साथ में, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये तो रेगुलर ही मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाते हुए x/m फिजिकल में क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये कहाँ पे हुआ, आफ्टर सर्टेन लिमिट, इस पीक पे जाने के बाद ये चेंज आया, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और उन्होंने एड्जॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। गॉट द कंसेप्ट बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो आज बेटा आपको जो कंसेप्ट करवाया, ठीक है, वो चीज़ें थी हमारे पास, एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म, आपको मैंने फ्रेंड करवा दिया, लैंग्वेज करवा दिया, आइसोबार करवा दिया। होप सो गुड, जितने भी टॉपिक आपको आज करवाए हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। होप सो गुड कि आपको सारे समझ में आएंगे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।